नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष जो होता है यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्नों को करेंगे जो विगत हमारे महीने में यानी कि फरवरी माह में जो न्यूज़ में थे और उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। 25-26 क्वेश्चन के अराउंड है, लगभग 29 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न इसमें बजट के भी हैं, कुछ प्रश्न इसमें जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण के भी हैं। हालांकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोगों ने किया था, है ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने कर लिया था एक डिटेल्स में, यूपी के अलावा जो कि सेंट्रल का बजट था आपका। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को आज यूपी के देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत बजट का कुल आकार सामने आपके लिखा है, कितना करोड़ रुपया है। दूसरा, इस बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% रखा गया है, ठीक है। तो अब ये आपको बताना है कि इसमें से क्या दोनों कथन सही है कि गलत है, ठीक है, और एग्जैक्टली आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप नोटिस करोगे तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये 3.5 ये 2.98 है। कितना? 2.98 है। ये 2.5 नहीं है, 2.98 है। तो इसमें से आप देखेंगे तो ये कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। इसलिए अगर आप विकल्पों में देखेंगे तो केवल और केवल आपको एक दिखाई देगा और दूसरा नहीं होगा इसमें से, ठीक है। चलिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, यहां पर उसकी व्याख्या दी गई है कि कथन एक बिल्कुल सही है, ठीक है। बजट ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश का कुल कितना बजट है, यहां से प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26-27 के लिए जो कुल आवंटित पैसा है ये इतना करोड़ रुपया आपको सामने रखा गया है, ठीक है। और पिछले वर्ष की तुलना में जो है 12.9% अधिक है। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है भाई कुल कितना एक्स्ट्रा है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, तो आप यहां पे लिखेंगे इतना है, ठीक है। बाकी जो है बजट 26-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा, ठीक है, ये इतना करोड़ रुपए आकलित किया गया है जो कि राज्य के कुल अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का क्या है 2.98% है, 3.5% नहीं है जो कि वहां पे दिया गया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। बाकी पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, और इसके अतिरिक्त राज्य का ऋण जीएसडीपी घटा करके 23.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इसमें से बस, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवाद योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 2024-25 में बढ़कर के 9.1% हो गया है। राज्य के सकल घरेलू वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, 47% है। अब आप बताओ इसमें से क्या हो जाएगा सही आपका, ठीक है। कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो सेवा क्षेत्र का हो जाएगा सबसे ज्यादा। इसलिए ये कथन भी क्या है आपका रॉन्ग, ये कथन पहला वाला सही है। विकल्प आप नोटिस करेंगे तो केवल एक आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी जो है दूसरा कथन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो ये सेवा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र का ही ज्यादा होता है, ये आप जानते होंगे, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का। अच्छा, एक बात और, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार पूछता आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, या कि इन क्षेत्रों में क्या आता है, कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, तो उनकी लिस्टिंग भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रूप में आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, कथन एक सही है इसमें से, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत सरकार की तर्ज पर पहली बार प्रस्तुत की गई उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2016-17 के 8.6% से बढ़कर के 24-25 में कितना हो गया है 9.1% हो गया है। और राज्य की जीएसडीपी का आकार भी तेजी से बढ़कर के 30.25 लाख करोड़ रुपए जो है आकलित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था, ये सब सारे कथन आपके यहां पर दिए गए, इसको एक एक करके आप पढ़िएगा कि किस किस क्षेत्र का कितना % योगदान होता है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपी के बजट में से ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है, किस किस सेक्टर का कितना कितना % इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा, केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित रोजगार एवं नवाचार नीतियों के संदर्भ में
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा युग्म सुमेलित है? नंबर 1, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ए, प्रोत्साहन निर्माण क्षेत्र में रोजगार हेतु नियोक्ता को अनुदान, या फिर स्पेस इकोनॉमी के अंतर्गत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1000 रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। तो कौन सा कथन सही है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपको दूसरा कथन जो आपका नजर आएगा, केवल 2 वाला जो है ये सही है, पहला कथन आपका क्या है? रॉन्ग है भाई साहब। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो एक युग्म क्या है? गलत है। केंद्रीय बजट 26-27 में पीएम मोदी के विशेष पैकेज के तहत ईपीएफओ नामांकन पर आधारित रोजगार लिंक प्रोत्साहन की 3 योजनाएं लाई गई हैं। योजना ए पहली बार काम करने वाले के लिए है, जिसमें सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले नए कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी दिया जाएगा। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए योजना बी है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को 4 वर्ष तक ईपीएफओ अंशदान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, युग्म 2 सही सुमेलित है। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले वर्षों में 5 गुना बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ 1000 करोड़ रुपए का एक विशेष वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए चौथा, हाल ही में उद्घाटित मेरठ मेट्रो नव भारत यानी कि आरआरटीएस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मेरठ मेट्रो भारत की पहली मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ समान बुनियादी ढांचे को साझा करती है। ठीक है। दूसरा, नमो भारत ट्रेनों की परिचालन गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि मेरठ की परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताओ इसमें से कथन क्या हो जाएगा सही? ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला कथन आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या है? सही रहेगा। और ये अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में भी था, इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जो है इसको एक एक पॉइंट इसके आपके क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलो, तो कथन 1 सही है, दूसरा रॉन्ग है। ठीक है, गति के आंकड़ों की हम बात करते हैं, गति के आंकड़े उलट दिए गए हैं। नव भारत की सबसे तेज क्षेत्रीय यात्री प्रणाली है, जिसकी परिचालन गति कितनी है आपकी? देखो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डिजाइन गति कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना किसी भी रूप में। ठीक है, दूसरी ओर मेरठ मेट्रो परिचालन की गति कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डिजाइन गति कितनी है? 135 किलोमीटर। दोनों के वातानुकूलित कोच पूरी तरीके से मेक इन इंडिया पहल के तहत एल्स्टॉम द्वारा गुजरात के सावली में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, और बाकी पहला कथन आपका सही है, जो कि यहां पर सामने लिखा ही था आपके सामने। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए क्या है? स्थापित किया गया है। ठीक है, एशियाई किंग गिद्ध को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुवेद्य प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आपका? ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में क्या होते हैं? आते हैं, बनते हैं। ठीक है, और कई बार में आप गलती करके चले जाते हैं। तो अब आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा उत्तर? देखो, पहला कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए स्थापित विश्व का पहला केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। एशियाई किंग गिद्ध को आईयूसीएन के रेड लिस्ट में सुवेद प्रजाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, बल्कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसको विकसित किया गया है। ठीक है, लिस्ट किया गया है। कैसे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त। क्या? गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसके यहां पर क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से क्या? संकटग्रस्त। ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं इसको। तो इसमें यह कथन क्या? रॉन्ग, यह आपका सही। बस पांचवा क्या हो जाएगा? अब चूंकि एक कथन सही है तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सेम वही बातें लिखी गई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि भाई एशियाई किंग गिद्ध की आबादी जो है, बेसिकली आप देखेंगे तो जो डिक्लोफेनेक जो जैसी पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग के कारण जो है विनाशकारी रूप से घटी है अपने आप पे। इसकी जो गिद्ध आप देखते होंगे, वैसे भी सामान्य गिद्ध की भी अगर बात करता हूं
जो डीडीटी और डिक्लोफेनिक जो मेडिसिन वो होती हैं, दवाएं जो होती हैं, ठीक है, पशु चिकित्सा में जो प्रयोग की जाती हैं, उनके उपयोग से डिक्लोफेनॉक और एक आपका डीडीटी भी आता है इसी में, ठीक है, डीडीटी पढ़ते होंगे आप लोग, इनके उपयोग से इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है, घट गई है। और गिद्धों की संख्या घटने पर, क्योंकि ये अपघटक के रूप में काम करते हैं, किसके रूप में काम करते हैं, खासकर ये बेसिकली करते हैं काम अपघटक के रूप में, अपघटक के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या घटने पर निश्चित तौर पर क्या हुआ है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। पढ़ते होंगे ना, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, है ना, प्राथमिक सॉरी उत्पादक और उपभोक्ता और आपके क्या अपघटक, ठीक है, उसमें सब पढ़ते होंगे कि कौन से उत्पादक होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, पढ़ते होंगे ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमारे इकोसिस्टम में किसकी क्या महत्ता है अपने आप पे, ठीक है। और इसे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको बोलते हैं। कई बार IUCN की फुल फॉर्म पूछ लेता है। IUCN क्या करता है आप जानते होंगे, IUCN क्या करता है, IUCN बेसिकली जो है आपकी एक रेड डेटा बुक जारी करता है, जानते होंगे ना, रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक में क्या करता है, ये जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट जो प्रजातियां होती हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है, किसमें, रेड डेटा बुक में, जो कि IUCN जारी करता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कहीं कहीं पर लिखा रहता है, रियली क्या लिखा रहता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है, ठीक है। चलिए, तो फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में जो है इसको रखा गया है IUCN के रेड लिस्ट में। इसके साथ ही यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत भी पूर्णतः संरक्षित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, की अनुसूची फर्स्ट के तहत इसको पूर्णतः क्या किया गया, संरक्षित किया गया, इसको बचाने का प्रयास किया गया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो एशियाई किंग गिद्ध है, इसे हम रेड हेडेड वल्चर या लाल सिर वाला गिद्ध भी कहते हैं, यहां भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारी वैसी गांव में स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को इको पैटर्न के लिए विकसित करने का भी हाल ही में निर्णय लिया गया था। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए अब बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। कारण क्या लिखा बताया गया है, कारण बताया गया है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से जर्सी और होल्स्टीन जैसी विदेशी गायों की नस्लों का संरक्षण करना और राज्यों में दुग्ध उत्पादन को अधिकतम करना है। बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताओ। बहुत आसान सा है, कोई कठिन काम नहीं कि आप ना बता पाओ, ठीक है, आसान है। देखो एक बात ध्यान रखना भाई साहब कि ये तो कथन सही है, लेकिन इसका कारण जो है ये नहीं है। इसमें जो जर्सी और होल्स्टीन जैसी विदेशी जो गाय होती हैं, इनके नस्लों को संरक्षण करने की बात नहीं है, जो देसी गाय होती हैं उनके संरक्षण की बात कही जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जर्सी गाय होती हैं उनका दूध ठीक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फायदेमंद नहीं होता है। जो देसी गाय होती है ना, उनका दूध जो है क्या होता है, बढ़िया होता है। जर्सी गाय का दूध नहीं अच्छा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे इंडियन जो काऊ हैं, जो गाय हैं, वो भारतीय गाय जो है वो फायदेमंद होती है। इसलिए कभी भी जर्सी जो गाय आती है, जिसको आप लोग जर्सी गाय क्यों लेते हैं, क्योंकि दूध ज्यादा देती है वो, नहीं मत लेना उसको, नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसमें ये कथन इसका रॉन्ग है, ये सही है। तो कथन ए सही है, परंतु उसका कारण आर क्या है, गलत है। तो इसमें देखेंगे कहां पर विकल्प आएगा, विकल्प आएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, बस इतना। कारण आर क्या है, इसका गलत कारण है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने बताया, जो वहां पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गौवंश के संरक्षण के लिए, ठीक है, जर्सी विदेशी नहीं, केवल देसी गौवंश के लिए, ठीक है, देसी गौवंश के संरक्षण के लिए भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के निकट भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जानते होंगे गाय पर कितना रहता चर्चा रहती है। कथन आर गलत है। इस संग्रहालय का उद्देश्य विदेशी नस्लों जैसे कि जर्सी या होल्स्टीन का संरक्षण करना बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत यह संग्रहालय साहिवाल, जो कि छोटी साइज होती है लेकिन बहुत दूध देती साहिवाल, ठीक है, थारपारकर, गिर,
गिर गया यानी देखते होंगे। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुख देसी नस्ल गंगा तेरी जैसे स्वदेशी नस्लों के आनुवंशिक इतिहास और विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है, जहां बायोगैस और प्राकृतिक गैस के लिए वेस्ट टू वेल्थ मॉडल का भी प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 7वां, सूची का मिलान करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब देखिए क्या क्या इसमें से हो जाएगा सही आपसे, ठीक है। एआई गवर्नेंस, अच्छा इसमें से कोई आप जानते हैं क्या, कोई एक कथन अगर आप जानते हो तो बताइए मुझे। देखो इसमें से नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सी वाला जो है, जो सी है इसका होना चाहिए आपका जो है नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तत्वाधान गोरखपुर में बनाया गया है, ये हो जाएगा। सी का 4 कहीं पर है, बिल्कुल सी का 4 यहां पर है, 2 1 4 3, और बाकी कहीं सी के 4 में कहीं है, नहीं है। मैं ये कंफर्म हूं कि सी का 4 होगा, और सी का 4 केवल विकल्प ए में है, कहीं सी का 4 कहीं और नहीं है। मैं तो समझ गया कि यही इसका आंसर होगा। हां अगर 2 विकल्प सेम होता, सिमिलरिटी होती तो एक अलग केस था, लेकिन अब सी में 4 है, अगर सी में 4 कहीं और होता तो मैं विकल्प कोई और इसमें से देखता कि भाई कोई और होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहां पर मुझे मिल गया, तो अब सी का 4 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, यानी कि एआई गवर्नेंस सेंटर जो है आईबीएम लखनऊ के अंतर्गत है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं, रोजगार क्षमता रूपांतरण केंद्र, तो ये फ्रांस कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। सी का मैंने बता ही दिया, और डी का हो जाएगा 3, डी का क्या हो जाएगा 3, बस मैच हो गया, लो, ठीक है। तो 2 1 4 3, बस ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप लोग क्या करिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एआई गवर्नेंस इनोवेशन सेंटर के बारे में जानिए। तो ये क्या है, लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विश्व की प्रमुख टेक कंपनी आईबीएम ने यहां पर इस केंद्र की स्थापना की है, ताकि सरकारी कामकाज में एआई, ठीक है, ताकि क्या हो, सरकारी कामकाज में एआई का पारदर्शी उपयोग हो सके, ठीक है। तो ये हो गया। रोजगार क्षमता रूपांतरण केंद्र के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या करेगा, युवाओं को एरोस्पेस और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांस के सहयोग से कानपुर में यह उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। तो बी का 1 हो जाएगा। नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि पूर्वांचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो सी का 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी की बात करते हैं तो भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इस अकादमी का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, जिसने हाल ही में अपना 18वां स्थापना दिवस भी मनाया था। तो डी का 3 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन ई कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके तहत राज्य के सभी 17 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक का कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा, यह प्रशिक्षण विशेष रूप से कर्मचारियों केवल ऑफलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी प्रदान किया जाएगा। नहीं भाई साहब, गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, केवल एक हो जाएगा इसमें से, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कथन 1 सही है। राज्य में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन ई कर्मयोगी के तहत प्रदेश के सभी 17 लाख कर्मचारियों के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, सरकारी फाइलों के त्वरित निस्तारण और आईईजीआरएस जैसी जन शिकायत प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाना है, ठीक है। और इसमें 17 लाख कर्मचारियों का एक साथ ऑफलाइन प्रशिक्षण संभव नहीं है, इसलिए यह प्रशिक्षण राज्य सरकार के कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और कोर्स पूरा करने के बाद इनको ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस पर सरकार खूब फोकस कर रही है, किस पर, गुड गवर्नेंस पर, और ई गवर्नेंस पर, ई गवर्नेंस यानी जहां पर इंटरनेट के माध्यम से चीजों को सही करते हैं। और गुड गवर्नेंस के अंतर्गत क्या होता है, गुड गवर्नेंस का मतलब हो गया, क्या हो गया, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। क्या, पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। ये सब पूछा था आपने स्प्रे में भी कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस मतलब
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस, जहां पर जवाबदेहिता और पारदर्शिता हो। अभी इंटरव्यू हो रहा है पीसीएस का, ठीक है, 20 को खत्म हो रहा है, सब लोग एसडीएम में बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, कितने लोग गुड गवर्नेंस के लिए काम करेंगे, कितने लोग के भीतर पारदर्शिता होगी। इंटरव्यू अभी हम लोग ले रहे थे, पूछ रहे थे क्या करेंगे आप, सर ये करेंगे, सर वो करेंगे, सर वो करेंगे, सब लोग ने कहा सर बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन क्या वास्तव में सभी लोग काम करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है जब सब लोग सही काम करते हैं, लेकिन करना चाहिए सही काम, है ना। आप अगर शासन में जाते हैं तो वहां पर नैतिकता का भाव आपके भीतर होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, वात्सल्य, है ना, और आपके भीतर अन्य जो नैतिक मूल्य होते हैं वो आपके भीतर होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो बेहतर नहीं प्रशासन आप चला पाएंगे। चलिए, नवा है आपके सामने, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। बताना आपको कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण के गठन को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। दूसरा, राज्य का लक्ष्य डेटा स्थानीयकरण को सुनिश्चित करना और 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के 8 नए डेटा सेंटर पार्क जो है स्थापित करना है, ठीक है। अब आपको बताने कौन सा इसमें से क्या है सही है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों इसमें सही हैं अपने आप में, ठीक है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो आप देखेंगे तो इसमें से एक कथन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, बोथ ए एंड राइट, आर इज राइट। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा डेटा हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की है। यह प्राधिकरण एक सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्राधिकरण को बनाने का मुख्य कारण क्या है? डिजिटल इंडिया के तहत डेटा स्थानीयकरण, ठीक है, के कड़े नियमों का पालन करना है। साथ ही बजट 26-27 के लक्ष्यों के अनुरूप 30,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश को आकर्षित करके 900 मेगावाट के 8 नए विशाल डेटा सेंटर पार्क जो है स्थापित करना है, जिसके लिए निवेशकों को निर्बाध बिजली और सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हाल ही में हुए यूपी वियतनाम समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट के बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ठीक है। इसके तहत कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम के प्रमुख शहरों के बीच सीधी चार्टेड उड़ानों की सुविधा शुरू करना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइएगा मुझे। चलो, कौन सा कथन सही इसमें से? इसमें से अगर आप देखेंगे दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। क्या है? दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है, और ये आपके लिए हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो यूपी के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी हाल ही में राज्य सरकार की धम्म कूटनीति, क्या है? धम्म कूटनीति, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा अलग से आपसे, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है बीओ वगैरह में, धम्म कूटनीति क्या है। तो धम्म कूटनीति और आध्यात्मिक पर्यटन नीति, ठीक है, क्या? धम्म कूटनीति और आध्यात्मिक पर्यटन नीति के तहत उत्तर प्रदेश और वियतनाम के बीच एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता हुआ है। कथन एक सही है, क्योंकि वियतनामी निवेशक मुख्य रूप से सारनाथ और श्रावस्ती जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के आसपास इको फ्रेंडली होटल और मेडिटेशन सेंटर स्थापित करना है, ठीक है। दूसरा कथन भी सही था, दक्षिण पूर्व एशियाई बौद्ध पर्यटकों, ठीक है, की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस समझौते में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हनोई और होची मिन्ह सिटी जैसे वियतनामी शहरों के बीच सीधे चार्टर्ड उड़ानें शुरू करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा अपने आप पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी आप लोग। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है। तो फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश ने अपने 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू जल या घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक है, बिल्कुल प्राप्त कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में इस मिशन के सभी घटकों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मात्र 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब आप बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। जी, ये 10,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि इतने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भी एक कथन आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है, ठीक है। तो कथन ए इज द राइट। देखो, ध्यान रखिएगा, चाहे बात केंद्र सरकार की हो चाहे बात उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जो प्रमुख योजनाएं होती हैं
उन योजनाओं में सरकार ने कुल कितने रुपए आवंटित किए हैं, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि गलती आपको नहीं करनी है, आपको बताना है तुरंत ऑन स्पॉट कि भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही, क्या हो जाएगा इसका उत्तर रॉन्ग आपका, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बस ये क्या है आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कथन एक सही है। जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए फरवरी 2026 तक राज्य के 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया है। पूर्ण संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है, जिससे विंध्य और बुंदेलखंड जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को भारी लाभ हुआ है। इससे आप जानते हो कि जल जीवन मिशन अपने आप में बड़ी पहल है, जिससे जल दोहन में कमी आएगी। आप जानते होंगे जल जीवन मिशन बड़े मामलों में फायदेमंद है। एक तो क्या होगा, जल दोहन जो हो रहा था बड़े लेवल पर, वो जो है जल दोहन क्या होगा अपने आप में कम होगा, ठीक है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जल दोहन के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो शुद्ध पेयजल की, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल क्या, शुद्ध पेयजल और सभी को पेयजल, सभी को पेयजल, ठीक है, सभी को पेयजल की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या कहना ध्यान रखने हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी हाल ही में सरकार ने जल जीवन मिशन को क्या कर दिया है, 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्या है, अभी परसों नरसों की न्यूज है ये कि 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, 2028 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए राज्य सरकार इस मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बजट 26-27 में जल जीवन मिशन के लिए सभी घटकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 22,452 करोड़ रुपए की एक विशाल धनराशि का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। 22,452 करोड़ रुपए, जो कि अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, ठीक है, कि कितना रुपए यहां पर आपको आवंटित किया गया। ये मैंने लिखा था ना, 22,452 करोड़ रुपए CR, इसको कर दीजिएगा, इतना रुपए दिया गया। ये गलत कथन गलत था आपका, ठीक है। चलिए 12वां नंबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग, इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल, ठीक है, और 10 वर्षों तक भूमि पट्टे पर छूट की घोषणा की है, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण यह है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों वाला राज्य है, अतः चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही, बोलो भाई साहब, क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों कथन क्या है आपके रॉन्ग सही हैं, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सेम वही पॉइंट जो मैंने लिखा था, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इस नीतिगत पहल कदम के पीछे का मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देश के सबसे अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन, जिसमें विशेषकर ई रिक्शा और दोपहिया वाहन हैं, वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में रेंज एंजाइटी को दूर करने और हरित गतिशीलता यानी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो ये एक खास पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं आयुष विभाग की अभिनव डिजिटल डिटॉक्स पहल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नंबर 1, इस पहल के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रों पर पर्यटकों को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और मुफ्त हाई स्पीड 5G वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह डिजिटल रूप से प्रकृति का अनुभव कर सकें। क्या हो जाएगा, बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा इसमें से कथन एक क्यों सही है, ठीक है, एक कथन क्यों सही है, देखो एक जरा नहीं, एक सही है, दूसरा गलत है। डिजिटल डिटॉक्स की मूल अवधारणा ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और बाकी उपकरणों को वहां पर नहीं, इससे दूरी बनानी है, ले नहीं जाना है, वहां पर ले जाएंगे तब फिर क्या फायदा होगा इसका। क्या लिखा है ऊपर कि आधुनिक जीवन शैली के मानसिक तनाव और स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन और आयुष विभाग ने संयुक्त रूप से पीलीभीत टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और विंध्य क्षेत्र के प्रमुख रिजॉर्ट्स में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र खोलने का प्रस्ताव पारित किया है। डिजिटल डिटॉक्स, जो आप एक तरीके से आप हैबिचुअल हो चुके हैं डिजिटल गैजेट्स के, उससे दूरी बना के रखें, ये इसका मकसद उद्देश्य है।
और अगर दूसरे कथन में क्या लिखा था कि यहां पर 5G नेट दिया जाएगा, अरे कह दिया जाएगा भाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है, रॉन्ग है आपका, क्योंकि यहां पर इनको बैन किया जाएगा। इन केंद्रों को नो फोन जोन, क्या नो फोन जोन घोषित किया जाएगा, जहां पर्यटकों को डिजिटल उपकरणों के बजाय वास्तविक प्रकृति भ्रमण, ध्यान और जैविक खेती जैसी शारीरिक गतिविधियों से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आप लोग भी काम कर सकते हैं, आप हफ्ते में, ठीक है, एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि आपको संडे को फोन टच ही नहीं करना है। अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी पत्नी या आपके जो भी XYZ होंगे उनको टाइम देना है, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है। स्क्रीन टाइम आप लोग का कभी नोटिस कीजिएगा, कभी हटता नहीं। आप जैसे ही किसी भी काम से फ्री होते होंगे आप तुरंत फोन उठाते होंगे, कभी ध्यान दीजिएगा, तुरंत फोन उठाते होंगे। पहले इंसान जब फ्री होता था तो अपने बच्चों से खेलता था, पत्नी के साथ जो है घूमने कहीं जाता था या कुछ और करता था, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है, इंसान अनरोमांटिक भी हो गया इस चक्कर में पहले इंसान रोमांटिक रहता था, कहीं चला जाता घूमने, तो चलो यार, चलो मैडम घूम के आते हैं, है ना। अभी क्या हो गया, अरे यार कहां जाएंगे, चलो ना यार, ठीक है। तो मैडम भी रील देख रही हैं या मैडम रील बना रही हैं, तुम बैठे, तुम फोन चला, या तुम दोनों लोग रील बना रहे हो। तो ये जो डिजिटल जो जमाना आया, इसमें आप लोग स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हो, इसको कम करके आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। एक दिन निर्धारित कर लीजिए कि भैया इस दिन हमको फोन बिल्कुल भी नहीं टच करना है, किसी भी रूप में नहीं टच करना है, ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक व्यंजन बड़ी चर्चाओं में रही। जैसे एक जिला एक उत्पाद था, उसी प्रकार से एक जिला एक व्यंजन योजना अभी हाल ही में सरकार ने शुरू की है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपार सफलता के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन की सेवा शुरू की गई है, जिससे अनेक व्यंजनों को हम GI टैग जो है क्या कर सकें, दे सकें, ठीक है। अब आप बताइए, मिलान करना है सूची का आपको, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें तो आप आराम से मिला ले जाएंगे। जैसे पेठा, पेठा का नाम सुनते आगरा दिमाग में आएगा, तो आगरा कहां है भाई साहब, आगरा बी वाले में देखो, तो बस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आगरा। तो बी का एक हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, अच्छा रुक जाओ, पहले ऐसे इसको लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिख लो, A B C और D। बी का मैंने क्या लगा दिया, एक लगा दिया, तो बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। चलो मथुरा की अगर बात करते हैं भाई साहब, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में अगर आप नोटिस करेंगे तो मथुरा में जो है क्या है, आपका पेड़ा खूब मिलता है, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है, तो क्या देगा, पेड़ा मिलेगा। तो मथुरा में पेड़ा कर दीजिए, ठीक बात है। तो एक का 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है भाई साहब, लेकिन इसके अलावा एक चीज के लिए और फेमस है, कचौड़ी और जलेबी के लिए फेमस है। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी बचा 1। वाराणसी भी आप लोग जाते होंगे, मलाइयों के लिए फेमस है भाई साहब, डी का हो जाएगा 2, यानी कि डी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा क्या, 4। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है, यहां पर है, बस ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हो गया, कॉमन सी बात है, आराम से, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आप ना बता पाए, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। ए, ये सब पढ़ लीजिएगा। मथुरा जो है अपने विश्व प्रसिद्ध पेड़ा के लिए जाना जाता है। आगरा ताजमहल के साथ साथ में पेठा के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ताले के साथ साथ यहाँ का पारंपरिक नाश्ता कचौड़ी जलेबी है, ठीक है। वाराणसी अपने विशेष शीतकालीन दूध के व्यंजन मलइयों के लिए और बनारसी पान के लिए जाना जाता है। बनारसी पान, बनारसी साड़ी, मलइयों, कई चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट जो है वन व्यंजन वाला जो अभ्यास है, इसको आप लोग लिस्टिंग कर लीजिएगा। और अलग अलग जिलों के जो अलग अलग व्यंजन हैं उनकी लिस्टिंग करने पर क्या होगा, 1-2 प्रश्न आपका एग्जाम में आपके पक्का हो जाएगा, डैम श्योर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलो भाई साहब 15 आ गया क्वेश्चन नंबर। पीएम किसान सम्मान निधि की सहित किसी भी कृषि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ठीक है। फार्मर रजिस्ट्री केवल एक भौतिक रजिस्टर है जो जिला मुख्यालयों पर रखा जाता है और इसका आधार कार्ड से कोई तकनीकी जुड़ाव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में ये ऐसा नहीं है। दूसरा गलत है भैया, पहला सही है आपका, ठीक है। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये फिजिकल रजिस्टर नहीं है अपने आप पे, ध्यान रखिएगा, देखो यहां पे लिखा होगा, 2 गलत है। फार्मर रजिस्टर कोई भौतिक रजिस्टर नहीं है, ये एक अत्यंत उन्नत डिजिटल डेटाबेस है, ठीक है। ऑफलाइन कोई ये नहीं है मैटर कि ऑफलाइन है भैया आप इसको कर रहे जाओगे, नहीं, ठीक है। चलिए
इसमें किसान के आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और राज्य के भूलेख पोर्टल से लिंक किए गए खसरा खतौनी का प्रामाणिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होता है, जिसे जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर आपको लिखा गया है कि इसमें जो है पहला जो पॉइंट था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि, बीज उर्वरक सब्सिडी आदि किसी भी सरकारी कृषि योजना का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई, चलिए 16वां आ जाएगा आपके सामने। उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले उत्तर भारत के पहले सेमी कंडक्टर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, आपको विचार करना है। ठीक है, नंबर 1, इस प्लांट का शिलान्यास गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईटा क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी पर 100% टॉप अप प्रदान कर रही है। ठीक है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, इसका कथन सही होता है, कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन गलत होगा, बताइए। देखो, ये 100% नहीं होगा, ये 50% होगा। ये क्या है, कथन रॉन्ग, ये सही है, केवल एक हो जाएगा सही आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बस यही व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी आगे। कथन ए सही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गौतम बुद्ध नगर के ईडा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जो कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको टिक रहा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा, इस स्थान का चयन रणनीतिक रूप से किया गया है क्योंकि यहां जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से एयर कार्गो और निर्बाध रसद की सुविधा उपलब्ध है, जो कि चिप निर्माण के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है। दूसरा, कथन 2 गलत है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत राज्य सरकार भारी रियायतें दे रही है, जैसे कि 10 वर्षों तक 100% मुफ्त, 100% विद्युत शुल्क से छूट और स्टाम्प ड्यूटी में छूट। लेकिन पूंजीगत सब्सिडी के मामले में राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का 50% टॉप अप प्रदान कर रही है, 100% नहीं कर रही। इसीलिए कथन 2 क्या था आपका, गलत था। बस इतनी बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन, 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना कौन सा कथन सही है। कथन ए और कारण आर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद सीजन में खेती करने वाले किसानों के लिए मक्का के बीजों पर 50% की विशेष सब्सिडी देने की घोषणा की है। दूसरा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है और अनाज आधारित एथेनॉल प्लांटों के लिए मक्का एक प्रमुख कच्चा माल या रॉ मटेरियल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान, कोई कठिन नहीं है, सोचिए फिर बताइए क्या हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, बताइए। बताओ भाई, इतना आसान उत्तर भी नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग। देखो, इसमें दोनों सही है। इसका कारण दरअसल यही है, बी वाला, मतलब आर कारण है, सही है एकदम। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप जानते होंगे पेट्रोल में जो है एथेनॉल मिला करके जो है देने की बात कही गई है, क्योंकि इससे जो है क्या होगा, अपने आप पे पॉल्यूशन बहुत बड़े स्तर का कम होगा, ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, और इससे जो है बड़े स्तर के हम पॉल्यूशन को रोक पाएंगे। बाकी आप जानते होंगे कि मक्का का उपयोग एथेनॉल आदि बनाने में हम करते हैं। एथेनॉल को मक्का के अलावा जो हमारी जो शीरा होता है ना गन्ने वाला, उससे भी बनाते हैं और कुछ कुछ पौधे और होते हैं उससे भी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फरवरी 2026 में यूपी कृषि विभाग ने जल संघन, ग्रीष्मकालीन धान पर निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जायद सीजन में मक्के की खेती पर 50% बीज सब्सिडी की घोषणा की थी। ठीक है, इस योजना का प्राथमिक आर्थिक कारण क्या है, एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य है। राज्य के अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों और पोल्ट्री फीड उद्योग की विशाल मांग को पूरा करने के लिए मक्का उत्पादन को बढ़ावा नितांत आवश्यक है। तो इसके कारण आर क्या है, सही अपने आप में। एथेनॉल की आपूर्ति हो सके इसके लिए क्या है, आवश्यक है अपने आप में। ठीक है, चलिए 18 नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए, ठीक है, प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, कि भाई क्या क्या इसमें चीजें सही हैं। चलिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के नियमित अर्चकों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष क्या कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, राज्य के गृह विभाग ने
और नई जो है नीति लागू की है जिसके तहत विरासत शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिकतम 15 कार्य दिवसों में पूरा करना क्या है, अनिवार्य है। आप बताओ कि क्या इसमें कथन सही हो जाएगा? सही। देखो मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब इसमें जो है दोनों कथन सही लग रहे हैं, सी हो जाएगा इसमें से, ठीक है? क्या सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, आप लोग गए भी होंगे, ठीक है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई सेवा नियमावली लागू की गई है। इसके तहत नियमित अर्चकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय कर दी गई है और उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति भविष्य निधि, पीएफ, चिकित्सा भत्ते और पेंशन की सुविधा क्या की जाएगी, इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है? दूसरा, जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए गृह विभाग ने ई शस्त्र पोर्टल के माध्यम से विरासत शस्त्र लाइसेंस, ठीक है, की प्रक्रिया को बेहद तेज कर दिया है। अब पुलिस रिपोर्ट और डीएम का अनुमोदन मिलाकर कुल 15 दिनों में लाइसेंस जारी करना क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दूसरा 19वां नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? चलिए, नीचे दिए गए कथनों के नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को आपको बताना है क्या कैसे इसमें सही होगा कुछ, ठीक है? चलिए, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए के मेगा वृक्षारोपण अभियान को मंजूरी दी है, ठीक है? दूसरा, इस अभियान के तहत जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके विदेशी यानी कि एक्सोटिक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम क्रॉप्स, वाणिज्यिक इमारती लकड़ी के पेड़ लगाए जाएंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसमें से क्या सही है, कौन सा कथन सही होगा? एक बार इसको देख लीजिए फिर बताइए मुझे। आसान है, कोई गलत नहीं, मतलब कोई कठिन नहीं है। सी होगा इसमें, क्या सी होगा? ए सही, नहीं 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 नहीं, क्या होगा दोबारा बताओ। 19वां दोबारा बताओ, मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिस्टेक है सकती है शायद, है ना? सी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये रॉन्ग है। विदेशी पेड़ क्यों लगाए जाएंगे मियावाकी तकनीक के अंदर भैया? जो मियावाकी तकनीक में जो वहां के पौधे होते हैं, खास करके जो स्थानीय पौधे उनको लगाया जाता है मियावाकी तकनीक में, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है आपका। ए सही है आपका, बस हो जाएगा, ठीक है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? गोरखपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, में सुधार लाने और कार्बन सिंक बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए के मेगा वृक्षारोपण अभियान को मंजूरी दी गई है। कार्बन सिंक क्या होता है भाई साहब? कार्बन सिंक के माध्यम से जैसे कि आपका वृक्षारोपण किया जाता है, कार्बन सिंक वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण यानी कि जो क्या करे, एक तरीके से कार्बन को सोख ले, कार्बन सिंक के रूप में काम करे, जो अवशोषित करे कार्बन को। जैसे आपके अमेजॉन जो वर्षावन हो गए, ठीक है, या जो अन्य जो फर्श एरिया हो गए, वो क्या करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, समुद्र कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, काफी हद तक कार्बन को सोखता है, ठीक है? तो पूछता है एग्जाम में कई बार। चलिए, इस अभियान में कम जगह में अत्यंत घने जंगल उगाने के लिए जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसा कि अभी प्रयागराज में किया गया था, ठीक है? लेकिन इसके तहत कोई विदेशी या आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई इमारती लकड़ी के पौधे नहीं लगाए जाएंगे। मियावाकी तकनीक का मूल सिद्धांत ही उस क्षेत्र के स्वदेशी यानी कि नेटिव और पारंपरिक पौधों को लगाना होता है। इस अभियान में आपका पीपल, बरगद, पाकर, जामुन और नीम जैसे अधिक औषधि देने वाले स्वदेशी पौधे ही लगाए जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान देने हैं, ठीक है? चलिए, अब आ जाएगा आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट यातायात प्रबंधन और एआई के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ट्रैफिक जाम के समाधान और स्मार्ट यातायात प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए बरेली ट्रैफिक पुलिस को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है? प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए लगाए गए एआई सक्षम कैमरों द्वारा काटे गए ई चालान को भेजने से पूर्व यातायात निरीक्षक द्वारा मैनुअल सत्यापन करना अनिवार्य है। नहीं, मैनुअली करना अनिवार्य नहीं है। जो एआई टेक्निक है वो ऑटोमेटिक सब कुछ जांच करके सब आपके नाम पे चालान कर देगी भाई साहब, ठीक है? ये नहीं है, ठीक है? ये सही है, तो एक कथन एक केवल सही है, ठीक है?
जब एआई निगरानी तंत्र लगा हुआ तो फिर मैनुअली कहा चेक करेंगे हम, है ना? हमसे ज्यादा एआई स्मार्ट है, ठीक है। चलिए, कथन एक सही है। यूपी पुलिस महानिदेशालय की मूल्यांकन रिपोर्ट में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS का सबसे उपयोग करने, ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए बरेली ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रखा गया है, ठीक है। कथन दो गलत है। AI सक्षम कैमरे जैसे कि ANPR और RLVD की सबसे बड़ी विशेषता उनकी पूरी तरीके से स्वचालित होना है। AI सॉफ्टवेयर स्वयं नियमों का उल्लंघन जैसे कि बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीडिंग पहचानता है, वाहन डेटाबेस से डेटा मिलाता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, सीधे वाहन मालिक को ई चालान जो है भेज देता है। इस तकनीकी दक्षता के कारण भ्रष्टाचार में कमी आएगी। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक तो आप कई बार बच जाते थे, कैमरे में फोटो तो आती थी, कई बार मैनुअली उसको नहीं भेजा जाता था चालान, लेकिन अब जब कैमरा लगा रहेगा ना AI वाला, तो जैसे बिना हेलमेट के गए बॉस, खट से यहाँ चलन जाएगा, कोई कोताही नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। और भ्रष्टाचार भी बचेगा क्योंकि पैसा वैसा जो लेन देन होता था वो रुक जाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो ये बड़ी तकनीक है अपने आप पे, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों के आधुनिकीकरण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा 1500 से अधिक MPACS को कंप्यूटरीकृत कर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। इन हाईटेक समितियों के परिसरों में केवल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी, जबकि जन औषधि केंद्र जैसी सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर ही सीमित रहेंगी। क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, एक होगा, ठीक है। बस केवल एक कथन क्या है आपका सही है, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कथन एक सही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग ने नाबार्ड के सहयोग से, जिस पर प्रश्न भी अलग से बनता है, के सहयोग से 1500 से अधिक MPACS को हाई टेक कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने का निर्णय लिया है। किसान अब यहां से ई गवर्नेंस की 300 से अधिक सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे, ठीक है। इन हाईटेक पैक्स का दायरा केवल बैंकिंग सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कृषि सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए इन समितियों के परिसरों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसानों को किराए पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने की सुविधा भी इन्हीं MPACS के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है बाबूजी, है ना, पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 1, आप सही से इसको पढ़िएगा, है ना, कोई गलती मत करिएगा इसमें आप लोग, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सभी निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभित समूह बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है, ठीक है। राज्य सरकार इन बच्चों को यूनिफॉर्म और पाठ सामग्री के लिए प्रतिवर्ष 5000 की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। बताओ क्या हो जाएगा, क्या क्या सही है? देखो, इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि दोनों कथन इसमें सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक बात इसमें है कि R इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इस कारण से ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके इसमें दोनों क्या है, अंतर है अपने आप पे, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर। A और R दोनों सही हैं, लेकिन R जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, सेम बिल्कुल सही बात है। कथन एक सही है क्योंकि एक वैधानिक निकाय वैधानिक अनिवार्यता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, की धारा 12(1) सब क्लॉज C के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण देना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कारण R भी सही तथ्य है कि राज्य सरकार प्रवेश पाने वाले बच्चों के माता पिता के खाते में प्रतिवर्ष 5000 रुपए का डीबीटी भेजती है। हालांकि 25% सीटों के आरक्षण का कारण यह 5000 रुपए की वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि संसद द्वारा पारित RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम की वैधानिक बाध्यता है। इसलिए दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन कारण R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, बस, ठीक है। चलिए, इन्वेस्ट यूपी के संदर्भ में लिखे कथनों पर क्या करना, विचार करना है, ठीक है। क्या इन्वेस्ट यूपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में इन्वेस्ट यूपी ने 60,000 करोड़ रुपए के नए समझौता ज्ञापनों पर साइन किए हैं, जिसमें से सबसे अधिक निवेश विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली क्या है, नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसमें से कथन क्या हो जाएगा आपका, केवल एक हो जाएगा, केवल एक है, दूसरा गलत है। A B is the wrong।
इन्वेस्ट यूपी दरअसल एमएसएमई विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट IIDD के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करती है अपने आप में। ठीक है, और बाकी पहला कथन तो आपका सही था कि भाई राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत इन्वेस्ट यूपी ने फरवरी 2026 में 60,000 करोड़ रुपए के नए MOUs पर साइन किए थे। इन निवेशों का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सोलर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और IT क्षेत्र को लक्षित करता है। आप जानते हो कि सरकार नवीकरणीय क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश के राजस्व संग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्य ने फरवरी 2026 में अपने मुख्य कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 415 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, इस अभूतपूर्व राजस्व वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान राज्य आबादी कर का रहा है, जिसने राज्य वस्तु एवं सेवा कर को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन गलत है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, यह गलत है, यह सही है आपका। ठीक है, चलिए पहला कथन सही है, ठीक है, दिक्कत नहीं। दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि आबकारी, यद्यपि आबकारी कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, आप जानते होंगे, एक बड़ा टैक्स का हिस्सा आता है आपका आबकारी कर से, लेकिन इसने SGST को पीछे नहीं छोड़ा है। इसका तो योगदान है ही भाई सब अपने आप में। इस रिकॉर्ड वृद्धि में सबसे बड़ा और मुख्य योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST और वैट का ही रहा है। ई-वे बिल की सख्त निगरानी के कारण SGST संग्रह में सर्वाधिक उछाल आया हुआ है, कम नहीं हुआ, उछाल आया है। इसके बाद आबकारी कर और स्टाम्प एवं निबंधन का स्थान आता है अपने आप पे। ठीक है, तो ये बात ही आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है ना, चलिए 25 नंबर आ जाएगा आपके सामने। नीचे दिए गए कथन दिए गए, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, और बताना है कौन सा इसमें सही है आपका। नंबर 1 कथन ए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 16-17 की तुलना में दोगुनी से अधिक होकर के 24-25 में इतना रुपया हो गई है। ठीक है, कारण क्या है? राज्य ने 2024-25 में 13.4% की शानदार GSDP विकास दर हासिल की, जिसने अर्थव्यवस्था का आकार 30.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब बताओ क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही हैं और RE की सही व्याख्या करता है, बस। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है यही कथन इसमें सही होता है। A और R दोनों सही हैं और RE की सही व्याख्या करता है। मोस्टली केसेस में आपको यही मिला देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, तो A इज द राइट आंसर किसका? 25वें का। ठीक है ना, चलिए ठीक है, A सही है क्योंकि आर्थिक समीक्षा 25-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 16-17 के इतने रुपए से बढ़कर के अभी फिलहाल इतना हो गई है, जो सीधे तौर पर दुगनी से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। 24-25 में राज्य ने 13.4% की अभूतपूर्व GSDP विकास दर दर्ज की है और अर्थव्यवस्था का कुल आकार 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार यदि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में GSDP की वृद्धि दर 13.4% काफी अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय में स्वाभाविक रूप से भारी वृद्धि क्या होती है? हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में तकनीकी नवाचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से AI गवर्नेंस इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, ओके, डन। आगे, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, यह प्लेटफॉर्म लिखा है, इसका उपयोग करके सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यानी A और R दोनों सही है इसमें से, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, अगर होता ऐसा होगा तो आपका R रॉन्ग हो जाता, A सही हो जाता, अगर उस प्रकार का प्रश्न आता तो। लेकिन क्या है? नहीं, अगर नहीं, विकल्प में A रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बार दोबारा पढ़िए जरा इसको, जरा उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे हल्का सा। आप एक बार पढ़िए, आप बताइए क्या हो जाएगा, फिर देखते इसमें क्या हो जाएगा एग्जैक्टली उत्तर। केवल 2 सही है। अगर
आर और ए वाला विकल्प होता तो रहता ए गलत है और आर सही है, ऐसा होता। ठीक है, तो केवल दो सही इसमें से, आर आपका ये क्या है, मतलब ए क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए और देखो क्यों, क्योंकि एआईसीटी विकसित करने के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के साथ में थोड़ी ना सहयोग किया गया है। आईबीएम क्या नाम आया, आईबीएम होगा यहां पर, याद आया, इसकी पहले मैंने कराया था प्रश्न अभी 2-4-6 प्रश्न पहले। ठीक है, तो आईबीएम होगा, बस यही हो गया। देखो लिखा भी है कि कथन एक गलत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में नहीं बल्कि वैश्विक टेक दिग्गज आईबीएम कंपनी के साथ में रणनीतिक साझेदारी की है, माइक्रोसॉफ्ट के रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह फैक्ट पूछ लेगा कि बताओ किसको जो है पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आप कहेंगे भैया लखनऊ को विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी साझेदारी के तहत फरवरी 2026 में लखनऊ में एआई गवर्नेंस इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया था। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथन दो सही है। यह इनोवेशन सेंटर मुख्य रूप से आईबीएम के अत्याधुनिक, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं इस पर कार्य करेगा। इसका उद्देश्य सरकारी नीति निर्माताओं और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे एआई मॉडल्स में पूर्वाग्रह को रोक सकें, डेटा गोपनीयता को बनाए रख सकें और रिस्पॉन्सिबल एआई के मानकों को पूरे राज्य में लागू कर सके अपने यहां पे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के आधिकारिक भाषण के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर घट करके 2.2% रह गई है। चलो अब आर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्वेस्ट यूपी के तहत हाल ही में हस्ताक्षरित 60,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन विशेष रूप से और केवल कृषि क्षेत्र को लक्षित करते हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। क्या हो जाएगा, देखो बेरोजगारी में हमने खूब काम किया है तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, कारण आर रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प अपने आप में, ये वाला ए सही है लेकिन आर गलत है, सी होगा इसका उत्तर। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, ठीक है, द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत बजट 26-27 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण प्रदेश में बेरोजगारी दर उल्लेखनीय रूप से घटकर कितना हो गई है, 2.2% पर आ गई है। और ये फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए। अलग से पूछ लेगा कि अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किया गया है, जो सॉरी बजट जो पास किया गया है, उसमें जो डेटा आया है उसमें से बेरोजगारी दर घटकर कितनी परसेंट हो गई, तो कहेंगे 2.2% हो गई है भाई साहब। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखने योग्य है इसको। ठीक है, कथन आर जो था, सॉरी कारण आर जो था गलत था, यानी कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा फरवरी 2026 में 60,000 करोड़ रुपए के जिन नए एमयूज पर साइन किए गए हैं वो केवल कृषि क्षेत्र को लक्षित नहीं करते हैं। इन निवेशों का सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि विनिर्माण का, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में है। इन निवेशों से लगभग 1.5 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जो औद्योगिक सेवा क्षेत्रों से समित है, ना कि केवल कृषि से समित है अपने आप पे। ठीक है ना, चलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा, क्या उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली मेरठ नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर की प्रयाण गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे भारत की सबसे तेज क्षेत्रीय यात्री परिवहन प्रणाली बनाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और वियतनाम के बीच हुए हालिया समझौते के तहत जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम के प्रमुख शहरों के बीच सीधे उड़ानें भरी जाएंगी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, केवल एक होगा, केवल एक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नमो भारत यानी कि आरआरटीएस भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर दौड़ने वाली इन ट्रेनों की परिचालन गति 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो इसे देश की सबसे तेज और उन्नत क्षेत्रीय यात्री परिवहन प्रणाली क्या करती है, बनाती है। कथन दो क्या है, रॉन्ग है। आध्यात्मिक पैटर्न और बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नहीं बल्कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम के हनोई और होची मिन सिटी के बीच सीधी चार्टर्ड उड़ानें शुरू करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध का क्या है, महापरिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में।
अभी एचसी वगैरह का एग्जाम देंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, केंद्रीय बजट, अब इस सेंट्रल बजट की बात हो रही है। केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश की कृषि नीति के समित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिल सके। ठीक है, ओके, डन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जायद सीजन में मक्का की खेती पर 50% सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य राज्य के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। अभी हमने तो इसको पढ़ाई था, उस ऑप्शन में 100% था, यहां पे 50% लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है अपने यहाँ पे, ठीक है। 300 यूनिट बिजली, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना, मुफ्त बिजली योजना अपने यहाँ पे चर्चाओं में रहती है। दोनों कथन सही है, कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल राइट है अपने यहाँ पे। चलिए ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 के ऊर्जा संक्रमण एवं हरित विकास स्तंभ के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ही विस्तार किया गया है। इसके तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। कथन 2 भी सही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है और अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों के लिए मक्का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जल सघन धान की फसल को हतोत्साहित करने, फसल वृद्धिकरण करने और एथेनॉल प्लांटों की मांग को पूरा करने के लिए ही राज्य सरकार ने जायद सीजन में मक्के के बीजों पर 50% डीबीटी सब्सिडी की घोषणा की हुई है। बस ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, या अभी और है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए। उत्तर प्रदेश की नवीनतम सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को उनके संबंधित जिलों स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग, सुमेलित कीजिए भैया आप लोग, क्या हो जाएगा। देखो सी तो आप जानते होंगे ना, सी वाला, पहले लिख दो ए बी सी डी। कहां गया ये भाभी हमने पढ़ा था ना इसको। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृत संग्रहालय कहां पर है, मथुरा में है। बस भाई गाय गोला कहां पर है, मथुरा में जानी जाती, बस याद रखिएगा इसको, मथुरा हो गया, ठीक है। चलो, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज और पढ़ा था, ये उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर आएगा, ए। दूसरा है ना, ये भी पढ़ा था अभी हमने आपके, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। बी, एशियाई किंग गिद्ध जटायु संरक्षण केंद्र, अभी हमने पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, एक, बी का ए हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा। महाराजगंज में है ये, कहां पर है ये, महाराजगंज में, इसको भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बी का एक हो जाएगा, बी का एक, ठीक है। सी का राष्ट्रीय भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय, अच्छा एक मिनट, नहीं, रुको भाई, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 हो गया, ए का 2 हो गया, ठीक है, बी का 1 हो गया, बाकी बच्चा आपका डी, और डी का 3 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, डी का 3 हो जाएगा, ठीक है, डी का 3, ये देखो डी का 3, बस हो गया। तो 2 1 4 3 कहां पर है, 2 1 4 3 यहां पर है, बस ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने कुछ चीजें थी, यहां पर लिखा गया है, ठीक है, कि उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर एयरपोर्ट के कारण एयर कार्गो सुविधा को देखते हुए इसे गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। एशियाई किंग गिद्ध जटायु संरक्षण केंद्र, विश्व का पहला रेड हेडेड वल्चर प्रजनन केंद्र महाराजगंज के फरेंदा वन प्रभाग भारी वैसी गांव में स्थित है। इसे अब इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, मैंने अभी पढ़ाया था आपको। राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय मथुरा में है। देसी गांव जैसे कि गंगा तेरी साहिवाल के लिए संरक्षण और अनुसंधान के लिए भारत का पहला गो संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, सिंगापुर। और डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का भी शीर्षक संस्थान ग्रेटर नोएडा में क्या है, इसे अपने आप डी का 3 हो जाएगा, बस हो गया अपने आप। कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि अभी लेखपाल टेस्ट हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आप जो है इसको ले सकते हैं 500 रुपए में, ओनली 500 में आपको हमारी लेखपाल की टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एसए के लिए भी 1000 है प्राइस, और करंट अफेयर्स बूस्टर के लिए 251 रुपए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है अभी आप देख पा रहे होंगे, इसमें कूपन कोड लगा हुआ है SC 500, ठीक है, ये ले सकते हैं। यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 12000 का है, 6000 में आपको मिल जाएगा,
ठीक है। ये 50% का इसमें लेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 लक्ष्य बैच, इसकी फीस कितनी है? 4500 नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जो है 2500, ठीक है। ये 2500 हो जाएगी, 4500 फीस है इसकी, मतलब 4500 फीस है इसकी। और पीसीएस 2000 कूपन कोड लगाइएगा, पीसीएस 2000, तो ये फीस आपकी हो जाएगी कितनी? 2500, ये 2500 हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर बीओ का बैच, अभ्युदय बैच, सारे बैच यहाँ पे लिखे हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए आप चाहें तो जो भी बैच लेना होगा उस बैच का नाम लिख करके इस दिए गए नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी हो तो इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है, 860 वाले पे, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पे आप बात कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, बाकी पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़िए, और कहीं कोई समस्या होती है निसंकोच होकर के आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बस पढ़ाई अपनी लगातार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, आप लोग इसको कर लीजिएगा। बाकी कोई समस्या आदि होगी तो आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। तो आज जाइए, मौज कीजिए, और कल हम लोग मिलेंगे। बाकी मॉर्निंग में जो हमारी क्लास आती होगी D-Code एग्जाम पर सुबह यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वो भी आप लोग देखा करिए, उसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं।
पीसीएस के लिए तो एक प्रश्न मैं देता हूं उत्तर के लिए लिखने के लिए आपको, है ना, वो क्लास भी आप लोग प्लीज जरूर देखा करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अच्छा एक चीज और, ये जो कूट वाले जो प्रश्न है इसमें आपको दिक्कत ज्यादा होती है, अगली बार जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो केवल 4 विकल्प वाले होंगे ना, इसमें मुझे लग रहा है आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, हमको भी पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है और आपको भी समझने में टाइम लगता होगा, हालांकि प्रश्न पूछे जाते हैं कूट वाले, बस ये बात ध्यान कीजिएगा, उसके लिए पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम लोग 4 विकल्प वाले प्रश्नों को देखेंगे अगली बार। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।